डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी यानी प्रेरित एनिसेक फलन। देखिए, सामान्यतः हम जानते हैं कि फ्लावर्स के अंदर सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, परागण होता है और उसी के बाद ही फलों का निर्माण होता है। यानी पौधों में फल कब बनते हैं? यूजुअली पोलिनेशन के बाद। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फलों का डेवलपमेंट बिना पोलिनेशन के हो जाता है, यानी परागण की क्रिया होती भी नहीं है और फलों का निर्माण हो जाता है। या फिर कोई ऐसा स्टिमुलस है, कोई स्टिमुलस उसमें नहीं बन पा रहा है, तब भी इसमें फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। कोई उद्दीपन नहीं है तभी फलों का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो घटना है, यह पार्थिनोकार्पी यानी एनिसेक फलन कहलाती है। इस विधि के अंदर जितने भी फल प्राप्त होते हैं उनके अंदर बीज या तो मिलेंगे ही नहीं या फिर उनकी ग्रोथ रुकी हुई होगी, यानी वो एबोरेटिव ग्रोथ के होंगे सीड्स। तो फल तो बन गया है लेकिन उनके अंदर बीज अनुपस्थित हैं, या अगर बीज दिखाई दे रहे हैं तो वो अविकसित बीज होंगे। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के प्लांट्स हैं जिनसे अपने को फल प्राप्त होते हैं, जैसे केला है, संतरा, अंगूर, अनानास। इन सब में हम देखते हैं कि फ्रूट सीडलेस होते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। और ये सब क्यों होता है? या तो इनके अंदर पोलिनेशन की प्रक्रिया फेल हो जाती है, या निषेचन की क्रिया फेल हो जाती है, या जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट स्टराइल होता है, बंद होता है। इसलिए इन फलों के अंदर बीज नहीं बन पाते हैं। पार्थिनोकार्पी को निस 1963 ने 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी बनाई गई है वो है जेनेटिक पार्थिनोकार्पी यानी आनुवंशिक एनिसेक फलन। आनुवंशिक एनिसेक फलन पहली कैटेगरी बनाई गई है। दूसरी बनाई गई है एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी यानी वातावरणीय एनिसेक फलन। तीसरी बनाई गई है केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी यानी रसायन प्रेरित एनिसेक फलन। तो इसमें जैसे पहले वाली को अपन देखें, आनुवंशिक एनिसेक फलन क्या होता है? जेनेटिक पार्थिनोकार्पी जो है वो जेनेटिक लेवल पर इंड्यूस्ड होती है। फलों के लिए उगाए जाने वाले पौधों की सीडेड या नॉन सीडेड यानी पार्थिनोकार्पिक दोनों प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं। और ऐसे पौधों में एनिसेक फलन का कारण क्या है? या तो संकरण और या फिर म्यूटेशन, या तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है या फिर उनमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हो जाता है। एक वैरायटी है ऑरेंज की, काफ़ी फेमस है, और ये सीडलेस वैरायटी है, बीज रहित वैरायटी है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? एक सीडेड वैरायटी की जो स्पीसीज है उसकी एक ब्रांच के अंदर म्यूटेशन हुआ है। समझिए इसको, ऑरेंज की एक वैरायटी है जिसके अंदर सीड नहीं बनते हैं, और इस वैरायटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है? जो बीज युक्त किस्म है उसकी किसी एक शाखा में क्या हुआ है? उत्परिवर्तन। तो यह वैरायटी कैसे विकसित होगी? है म्यूटेशन के कारण, यानी आनुवंशिक लेवल पर इसमें बदलाव हुआ है।
इसके अलावा कुकुरबिटा, यूजीनिया, म्यूजा यानी केला, वाइटिस अंगूर, इन की अनेक जातियां ऐसी हैं जिनके अंदर आनुवंशिक पार्थिनोकार्पी, आनुवंशिक अनिषेक फलन पाया जाता है। तो आनुवंशिक आधार पर भी फल ऐसे बनते हैं जिनके अंदर बीजों का निर्माण नहीं होता है, कोई उत्परिवर्तन के कारण या संकरण जैसी प्रक्रियाएं हो जाती हैं जिसे बीज नहीं बन पाते हैं। सेकंड जो कैटेगरी निष्ठ द्वारा बनाई गई है एनिसेक फलन की, वह है वातावरणीय एनिसेक फलन, एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी। तो वातावरण में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण से फलों के अंदर बीज नहीं बन पाते हैं, जैसे फ्रॉस्ट यानी पाला पड़ना जिसे कहते हैं, फॉग कोहरा हो जाता है, या लो टेम्परेचर, ऐसी अनेक एनवायरमेंटल कंडीशन है जिससे फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एंडोशियम गाइनोशियम, उनके अंदर जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं वो प्रक्रियाएं नहीं हो पाती और पौधों में इससे एनिसेक फलन की प्रक्रिया प्रेरित होती है, तो बीज नहीं बन पाते हैं। जैसे लुइस 1942 ने पीयर या नाशपाती के फ्लावर्स को फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रख दिया था और 3 से 19 घंटे तक उन्होंने देखा कि सीडलेस फ्रूट यानी नाशपातियाँ जो प्राप्त हुई वो कैसी हुई, बिना बीज की। तो ये वातावरण के हिसाब से चेंज हुआ, यानी लो टेम्परेचर पर अगर उनके फ्लावर्स को रख दिया जाता है तो जो प्रक्रियाएं बीज बनाने वाली हैं वो सब रुक जाती है, लेकिन फलों का निर्माण चलता रहता है। कोकरान 1936 ने कैप्सिकम यानी मिर्च के पौधों को उनके फ्लावर्स खुलने के समय कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर में रखा और उन्होंने देखा कि जो कैप्सिकम यानी मिर्च है उनके अंदर बीज नहीं बन रहे हैं। तो ये देखा गया है कि पोलिनेशन निरोधी वातावरणीय दशाओं से भी एनिसेक फलन को प्रेरित किया जा सकता है, यानी टेम्परेचर वगैरह के द्वारा भी, लो टेम्परेचर दे करके, यानी एनवायरमेंटल कंडीशन जो नॉर्मल प्रक्रियाएं चलती हैं फ्लावर्स के अंदर उनको रोक करके भी फ्रूट्स के अंदर बीजों के निर्माण को रोका जा सकता है। थर्ड टाइप जो निष्ठ के द्वारा बनाई गई है इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी की, वह है केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, यानी रसायन प्रेरित एनिसेक फलन, यानी इसमें किसी केमिकल वगैरह का छिड़काव किया जाएगा। जैसे थाईमान 1934 के अनुसार अनेक स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स में ऑक्सिन्स व ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं और इसी आधार पर अनेक साइंटिस्ट जैसे IAA अल्फा नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, जिब्रेलिन फिनाइल एस्टिक एसिड आदि जो ग्रोथ हार्मोन हैं इनके 0.5% से 1% के सॉल्यूशन को पौधों की स्टिग्मा पर छिड़कते हैं और इन्होंने देखा है कि फ्रूट्स का निर्माण हुआ है और बीज इनके अंदर नहीं बने हैं। तो ये ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जैसे IAA अल्फा नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, अल्फा NA, जिबरेलिन्स और फेनिल एस्टिक एसिड, ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो इनका छिड़काव करके सीडलेस फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं। बाला सुब्रमण्यम और रंगास्वामी 1959 ने इलाहाबाद राउंडर नाम की वैरायटी बनाई है। इसमें पोलन ग्रेन्स का जो एक्वस एक्सट्रैक्ट था, जली निचोड़ था, उसको इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स के स्टिग्मा पर लगाकर सीडलेस फ्रूट्स प्राप्त किए। तो इमेस्कुलेटेड फ्रूट्स का मतलब
उन फ्लावर्स के अंदर क्या नहीं है, पोलन ग्रेन्स स्टेमेंस को पहले ही निकाल लिया गया होता है। तो जिन फ्लावर्स से इनको फ्रूट्स बनाने हैं उन फ्लावर्स के स्टेमेंस को ये बाहर निकाल लेते हैं, और फिर इलाहाबाद राउंड जो वैरायटी है ये सब इसके अंदर किया गया है, जिसमें सीडलेस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। ऑक्सिन्स के द्वारा भी पार्थिनोकार्पी को प्रेरित करने के लिए इसका ट्रीटमेंट एंथीसिस के कुछ समय बाद करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। यानी ऑक्सिन्स को हम स्प्रे करके अगर सीडलेस फ्रूट्स बना रहे हैं तो ऑक्सिन्स का छिड़काव एंथीसिस के बाद करना चाहिए। यानी अगर फ्लावर खुला नहीं है तो उससे पहले ऑक्सिन्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, और एंथीसिस से पूर्व यह उपचार करने से फ्लावर्स नष्ट होने की संभावना होती है। इसलिए इसमें प्रिकॉशंस है कि जब ऑक्सिन्स का स्प्रे कर रहे हो सीडलेस फ्रूट्स बनाने के लिए, बीज रहित फल बनाने के लिए, अगर ऑक्सिन्स को आप यूज़ कर रहे हो तो फ्लावर्स को खुल जाने दीजिए पहले। एंथीसिस का मतलब होता है फ्लावर्स की ओपनिंग, इसके बाद स्प्रे कीजिए, अदरवाइज फ्लावर्स गिर जाएंगे। जबकि जिबरेलिन द्वारा अगर सीडलेस फ्रूट्स प्राप्त कर रहे हैं तो एक विशेषता है कि जिबरेलिन का छिड़काव फ्लावर्स के खुलने से पहले ही करना चाहिए। तो ये तीसरी टाइप बताई गई है जिसे कहते हैं केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। अब इसका यूज़ सीधा सा हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कि जैसे तरबूज हम खाते हैं और बीज बीच में आते हैं, तो एनीवन मे फील एनोयनेस ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ फ्रूट्स। कोई भी जब फलों को खाना चाहेगा तो बीज में उस दौरान अगर सीड्स आते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो हॉर्टिकल्चर में पार्थिनोकार्पी का विशेष महत्व है, जो उद्यान कृषि है, फलों का उद्यान कृषि है। और जैम्स वगैरह, जूस, ये सब बनाने के लिए सीडलेस फ्रूट्स ही काम में आते हैं। और एक विशेषता है कि जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर पल्प यानी खाने वाला जो भाग है, एडिबल पार्ट है, उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो सीडलेस फ्रूट्स की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इसलिए इसकी PDF फाइल से भी आप नोट्स बना सकते हैं, या एज इट इज़ आप इनको याद कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी खोल करके इसको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।